नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हलचल के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, दुनिया में आज के दौर में सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं है तो वह मिडिल ईस्ट, होर्मुज और अमेरिका ईरान के बीच में। इसलिए पहली खबर वर्ल्ड नाउ की ईरान से है, जहां बात करेंगे आज हम सीआईए और मोसाद के एजेंट्स को फांसी दे दी गई है। कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, और आज इसी कहावत के ऊपर ईरान चल रहा है। जहां एक तरफ होर्मुज की लहरों पर अमेरिका से टकराव है, आसमान में इजराइल से मिसाइलों का खेल है, वहीं ईरान के भीतर एक और खूनी जंग छिड़ी हुई है। यह जंग गद्दारों के खिलाफ है। खामनेई मारे गए क्योंकि किसी ने लोकेशन बताई, परमाणु वैज्ञानिक खत्म हुए क्योंकि किसी ने उनकी आइडेंटिफिकेशन उजागर कर दी, और इसके पीछे थे सीआईए और मोसाद के एजेंट्स जो ईरानी नागरिक की पोशाक में दुश्मन की आंख और कान बने हुए थे। लेकिन अब ईरान इनसे बदला ले रहा है, एक एक कर इनको फांसी पर लटकाया जा रहा है। नाम कई हैं, अली अर्देस्तानी, हामिद रेजा साबित, मेहदी फरीद, रॉकेट साइंटिस्ट इरफान शाकुरजादे, सबका एक ही अंजाम, सजाए मौत। ईरान में गद्दारी की एक ही सजा है, फांसी। मैसेज क्लियर है, देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी वजह से ईरान ने इन जासूसों की सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान जानता है जब भीतर से इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी तो दुश्मनों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आईआरजीसी पूरे देश में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। सीआईए और मोसाद के एजेंट्स को ढूंढा जा रहा है। ईरान ने सीआईए और मोसाद के जासूसी नेटवर्क की कमर तोड़ते हुए एक साथ 10 एजेंट्स को फांसी के फंदे पर लटका दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जब जासूस नहीं रहेंगे तो फिर इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ये कौन बताएगा? इन जासूसों को फांसी देकर ईरान ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि पहले बाहरी दुश्मन को नहीं, घर के भेदियों का हिसाब करेंगे। और देखना यह होगा कि इस सफाई अभियान के बाद अमेरिका और इजराइल के खुफिया तंत्र पर क्या असर होता है। आखिर ईरान किस तरह का ऑपरेशन चला रहा है, कैसे वो मोसाद और सीआईए के जासूसों को ढूंढ रहा है, बताएंगे आपको डिटेल से खबर। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिकी फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने की। होर्मुज की खाड़ी में एक बार फिर से एक और फाइटर जेट मार गिराया गया है। यह दुनिया का नया बरमूडा ट्रायंगल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इन फाइटर जेट्स के इन विमानों के गिरने के बाद कुछ पता नहीं चलता ये कहां गए। अमेरिका का घमंड, उसकी सबसे आधुनिक तकनीक एक एक कर खाक में मिलाई जा रही है। कल आसमान में गरजते F-35 लाइटनिंग 2 ने जैसे ही 7700 का डेंजर सिग्नल भेजा, इसके बाद वो अचानक रेडार से उछल हो गया, जिसे दुनिया उड़ता हुआ कंप्यूटर और अजेय कहती है। वही आज ईरान के बिछाए इलेक्ट्रॉनिक जाल में फंसकर गायब हो चुका है। महज 73 दिनों के इस जंग में सुपर पावर अमेरिका की ताकत खत्म हो चुकी है, और जो जख्म मिले हैं उसकी कल्पना ना तो ट्रंप ने की थी, ना अमेरिका ने की थी। चाहे वो हवा में ईंधन भरने वाला KC-135 स्ट्रेटो टैंकर हो, जासूसी का बेताज बादशाह MQ-9 रीपर ड्रोन हो, ट्राइटन ड्रोन भी जिसे कहते हैं, वो ईरान के GPS जैमिंग और सैम मिसाइल सिस्टम के आगे कमर टूट गई है इनकी। राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरानी जहाज समंदर की तलहटी में है, लेकिन हकीकत तो यह है कि होर्मुज के आसमान में अमेरिकी रेडार, अमेरिकी जेट्स और अमेरिकी विमान अंधे हो चुके हैं। ईरान ने इस जंग में साबित किया है कि जंग सिर्फ तकनीक से नहीं, मिसाइलों से नहीं, बारूद से नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति और हौसलों से भी लड़ी जाती है। अमेरिका जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, उसी ताकत को होर्मुज की खाड़ी में डुबो डुबो कर मारा है ईरान ने। होर्मुज की लड़ाई अब अंत की ओर नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक कब्रगाह की शुरुआत बन रही है। दिखाएंगे आपको कैसे ये फाइटर जेट होर्मुज में गायब हुआ, और अब तक कितने जेट मार गिराए गए हैं अमेरिका के, कितना नुकसान हुआ है अमेरिका को, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। होर्मुज विश्व युद्ध का एपी सेंटर बनता जा रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन यहां पहुंचे तो ईरान ने लगे हाथ इनको बोहनी करा दिया।
और कहा कि आप आ तो गए हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया होर्मुज में आ रही है और ईरान सबसे अकेले लड़ने के लिए तैयार है। होर्मुज जो दुनिया में ऊर्जा की नस है, अब एक जियोपॉलिटिकल बारूद बन चुका है, जिसे ईरान ने पूरी दुनिया के बीचों बीच रख दिया है। ईरान ने यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस सबको सीधी चेतावनी दे दी है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने साफ कर दिया है कि अगर फ्रांस का परमाणु युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल या ब्रिटेन का HMS ड्रैगन होर्मुज में कदम रखते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा, निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान का मैसेज क्लियर है, होर्मुज किसी की संपत्ति नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह ईरान का अपना किला है और ईरान इसे अपने तरीके से ऑपरेट करेगा। जबकि दुनिया यह मानती है कि होर्मुज एक नेचुरल वाटर वे है, जहां पर सभी जहाजों को फ्री आने जाने का हक है। इसलिए तबाही का मंजर कैसा होगा इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। इधर ईरान ने अपना तेल समंदर में बहाना भी शुरू कर दिया है, जो एक इकोलॉजिकल बम की तरह सऊदी अरब की ओर बढ़ रहा है। ये ईरान की वो चाल है जिससे पूरी दुनिया की पानी और सांस पर पहरा लग जाएगा और पूरी दुनिया अमेरिका पर दबाव बनाएगी कि ईरान को छोड़कर तत्काल निकलो, वरना कोविड से ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उधर अमेरिका और इजराइल के बीच भी दरार दिखने लगी है। ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अपनी लाल रेखा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। होर्मुज में 99% ट्रैफिक ठप है, ऊर्जा की आपूर्ति बंद है। पुतिन शी जिनपिंग की खामोश ढाल ईरान के पीछे खड़ी है। यानी होर्मुज पूरी दुनिया के लिए वॉर का एपी सेंटर बनता जा रहा है। या तो होर्मुज खुलेगा या फिर तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी। डिटेल से मैं आपको यह खबर समझाऊंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ईरान संघर्ष में, जंग में अब ईरान ने गद्दारों की सफाई शुरू कर दी है। ईरान ने विश्वासघात करने वालों को एक ही सजा का ऐलान किया है, सजाए मौत। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी और मोसाद से जुड़े करीब 10 लोगों को फांसी की सजा दे दी है। और यह तस्वीर आप देखिए, कुछ इसी तरह से तस्वीर जारी कर IRGC ने इन जासूसों को चेतावनी भी दी है। ये फांसी ऐसे वक्त में दी गई है जिस समय अमेरिका और ईरान में बातचीत और लड़ाई दोनों जारी है। जिन लोगों पर फांसी की सजा सुनाई गई, जिन लोगों को सजाए मौत दी गई, इन सब के ऊपर अपने देश से गद्दारी करने का आरोप सिद्ध किया और ईरान ने एक एक करके सबको फांसी के फंदे पर लटका दिया। इन पर CIA और मोसाद से कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। खबर यह भी है कि ये लोग ईरान के संवेदनशील जानकारी को मोसाद और CIA तक पहुंचा रहे थे, इसलिए ईरान ने इन्हें सजाए मौत दी। ईरान में जितने बड़े नेता मारे गए, उनके पीछे की एक कहानी यह है कि नेताओं के लोकेशन, खुफिया जानकारी ईरान में मौजूद मोसाद और CIA एजेंट्स ने ही दुश्मनों तक पहुंचाई, यानी इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाई, जिसके बाद उन नेताओं पर सटीक हमला हुआ और वो मारे गए। और 28 फरवरी जिस दिन ईरान पर हमला हुआ, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। उसी दिन ईरान ने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी जासूस को जिंदा नहीं छोड़ेगा अपने देश में। इस तरह की खुफिया रिपोर्ट के कारण ही आयतुल्ला अली खामनेई समेत कई लीडर्स मारे गए, कई कमांडर्स मारे गए। इसलिए ईरान एक तरफ जहां बॉर्डर पर लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने देश के गद्दारों को ढूंढ रहा है। और जैसे ही इन जासूसों को ढूंढ लिया जाता है, इन पर सीधे मौत का मुकदमा किया जाता है। आपको याद होगा, जनवरी महीने में ईरान में प्रोटेस्ट हुआ। करीब 1 महीने से ज्यादा के प्रोटेस्ट में कई लोग मारे गए। खबर थी कि CIA और मोसाद के एजेंट्स ही ईरान में लोगों को भड़काने के काम में लगे हुए थे। इसके बाद हथियार अमेरिका की ओर से उपलब्ध कराया गया, हिंसा करवाई गई। हालांकि अमेरिका और इजराइल चाहते भी यही थे कि लोग विरोध करें और
अपनी सरकार का तख्ता पलट कर दें, वहां पर हमला करके रिजीम चेंज कर दें। अगर आप इसे किसी सीन से मिलाना चाहते हैं तो आप इसे बांग्लादेश के सिचुएशन से मिलाइए। और बांग्लादेश के सिचुएशन में जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह करके शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया और यूनुस को वहां का कार्यभार दिया गया, जो कि सो कॉल्ड सीआईए एजेंट है, ठीक वही कहानी ईरान में करने के फिराक में, वही कहानी दोहराने के फिराक में थे सीआईए और मोसाद के एजेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और जैसे ही हमला हुआ, लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए एकजुट हो गए। इसके बाद ईरान ने शुरू किया जासूसों का शिकार। ईरान के गद्दार जासूसों को ढूंढ ढूंढकर फांसी पर लटकाने की शुरुआत आईआरजीसी की तरफ से की गई। जंग के बीच ईरान का सबसे खतरनाक ऑपरेशन माना गया, जहां वो अपने घर के दुश्मनों को ढूंढ रहा है और एक एक करके खत्म कर रहा है। एक तरफ होर्मुज पर अमेरिका से सीधी टक्कर है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिसाइलों का खेल है। और इन सब के बीच ईरान अपने देश में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहा है और यह ऑपरेशन है सीआईए और मोसाद के उन एजेंट्स के खिलाफ जो ईरानी वेशभूषा में दुश्मनों के लिए आंख और कान का काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान ने अपने लोगों को किस तरह से ढूंढा, यानी कि उन जासूसों को किस तरह से ढूंढा और कैसे उनको सजा दी। अब ये जो नाम आप देख रहे हैं, अली अर्देस्तानी, ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने अली अर्देस्तानी को फांसी की सजा सुनाई। कहते हैं मोसाद ऑफिसर्स के साथ वर्चुअली जुड़ता था, वर्चुअली और व्यक्तिगत दोनों तरीके से कनेक्ट करता था, खास ठिकानों की जानकारी और तस्वीरें भेजता था, जिसे आईआरजीसी ने धर दबोचा। ये व्यक्ति हैं हामिद रजा साबित। हामिद रजा साबित को फांसी की सजा वहां की अदालत ने दी। कहते हैं मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था यह व्यक्ति, तभी इसे पकड़ा गया। संवेदनशील दस्तावेजों के हस्तांतरण का दोषी पाया गया। रक्षा सुविधाओं को निशाना बनाने की जानकारी इसने पास की थी अमेरिका इजराइल को। एक व्यक्ति है मेहदी फरीद, इसे 22 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। कहते हैं जो सेंसिटिव लोकेशन है, सरकारी संगठनों की जो लोकेशन है सेंसिटिव है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। डिफेंस कमेटी में मैनेजर भी था। मेहदी फरीद इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहा था। इरफान शाकुर जादे, ये एक रॉकेट साइंटिस्ट था, 1996 में जन्मा, एक होनहार एयरस्पेस इंजीनियर, सैटेलाइट तकनीक पर काम कर रहा था। आईआरजीसी ने इसे 2025 में ही गिरफ्तार कर लिया था। इरफान शाकुर जादे को आज फांसी दी गई है। यह सबसे ताजा मामला है। ईरान का कहना है कि चंद पैसों के लिए इन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने लोगों के साथ गद्दारी की और अपने देश का नुकसान किया। ईरान जंग में जो नुकसान ईरान को हुआ, उसके मुख्य वजह ये जासूस थे। उधर यह ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को अभी भी ढूंढा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स को फांसी देने के बाद से इजराइल और अमेरिका दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि एक तो ग्राउंड पर उनका लॉस हो रहा है, उनके एसेट मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी उस इंफॉर्मेशन में भी दरार आ रही है। अमेरिका और इजराइल का लगातार आरोप रहा है कि ईरान पहले यहां के लोगों को फांसी देता है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो सिर्फ उन लोगों को सजाए मौत दे रहा है जो लोग ईरान से गद्दारी कर रहे हैं। कितने गद्दारों को अभी तक फांसी दी है? बीते 4 महीनों में ईरान ने कई जासूसों को फांसी दी है। करीब 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है। औसतन हर दिन करीब 10 लोगों को फांसी दे रहा है ईरान। प्रोटेस्टर और राजनीतिक कैदियों को भी फांसी दी गई है। मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को भी ईरान फांसी दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि जब से विद्रोह ईरान में भड़का, ईरान ने अभी तक 42,000 लोगों को मार डाला है।
लेकिन ईरान का कहना है कि हमने उन लोगों को सजा दी है जो मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सीआईए और मोसाद का बहुत मजबूत नेटवर्क है ईरान के अंदर। लेकिन असली सवाल यह है कि ईरान के अंदर इतना गहरा नेटवर्क कैसे बना? जवाब भी चौंकाने वाला है। सीआईए और मोसाद ने मिलकर ऐसे ईरानी नागरिकों की एक पूरी फॉरेन लीजन तैयार की जो क्लेरिकल शासन के विरोधी थे, यानी ईरानी शासन के विरोधी। ये एजेंट खामनेई के खाने की डिलीवरी से लेकर उनके कचरे तक को ट्रैक करते थे और इन सब से उनकी दिनचर्या मिनट टू मिनट नोट की जाती थी और उस मिनट टू मिनट डिटेल को फिर इजराइल भेजा जाता था। कहते हैं इजराइल ने तो तेहरान के ट्रैफिक कैमरे भी हैक कर लिए थे। एआई और एल्गोरिदम की मदद से खामनेई और उनके सुरक्षा कर्मियों की यात्रा के रास्ते, उनकी एक्टिविटी के आवर्स यानी कि गतिविधि के घंटे और उनके साथ रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान कर लिस्ट बना ली। मोसाद और सीआईए ने महीनों तक इस पर काम किया। कुछ एजेंट्स तो 10 साल 20 साल से ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं। सीआईए ने महीनों तक खामनेई की दिनचर्या का खुफिया डेटा जमा किया और जब पता चला कि वो खास बैठक में शामिल होते हैं, उसकी टाइमिंग भी सेम है और दिन भी सेम है, तो इजराइल को सटीक ठिकाना मालूम करना था। जिसके बाद इजराइल ने अपने एजेंट्स, मोसाद के एजेंट से वो लोकेशन मांगी और जैसे ही लोकेशन इजराइल तक पहुंची, नतीजा यह हुआ कि 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम लीडर और उनके साथ साथ ईरान के कई नेताओं की हत्या कर दी गई। उनके साथ ईरान के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व के 7 सदस्य और करीबी घेरे के 12 लोग मारे गए और परिवार के कई सदस्य मारे गए। और यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि ईरान के अंदर सीआईए और मोसाद के एजेंट्स बैठे हुए थे जो सारी इंफॉर्मेशन इजराइल और अमेरिका को पास कर रहे थे। और अब वही बदला इजराइल अंदर भी ले रहा है जो बाहर ले रहा है। खामेनेई का बदला, मौत के बदले मौत। जनवरी 2026 में ईरान में भारी प्रोटेस्ट भी हुए। ईरान इंटरनेशनल की जांच के मुताबिक कम से कम 12,000 नागरिक मारे गए। आईआरजीसी और बासित मिलिशिया ने लाइव गोलियां, मशीन गन और स्नाइपर तक का इस्तेमाल किया। खामेनेई ने खुद माना था कि काफी लोग मारे गए हैं और अमेरिका और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया था, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही विद्रोह की शुरुआत हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि लोग प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, अपनी सरकार को हटाएं, अमेरिका मदद के लिए पीछे से आ रहा है। लोगों को उकसाने की वजह से भी ईरान में कई लोगों की जान गई। इसके बाद 18,400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और इन सब पर मुहारिबे यानी कि ईश्वर के खिलाफ युद्ध का आरोप लगाया गया, जिसकी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। ईरान का आरोप था कि यह प्रोटेस्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भड़काया, रिजीम चेंज का टूल बनाया और मासूम लोगों को इसमें फंसाया। लेकिन जैसे ही बाहरी मामला हुआ, लोग ईरानी झंडे के नीचे वापस आ गए और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध को खत्म कर दिया। और अब कहानी यह है कि ईरान ऐसे किसी भी जासूस को ईरान के अंदर नहीं रहने देना चाहता जो उसकी खुफिया जानकारी को अमेरिका और इजराइल को फौरन पास करता हो, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और खौफ पैदा हो उन लोगों में जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। इसलिए ईरान इन सभी जासूसों को फांसी दे रहा है। इससे अमेरिका इजराइल दोनों बैकफुट पर है। कैसे? एक तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खुफिया नेटवर्क जो है ईरान के अंदर वो तबाह हो जाएंगे और भविष्य में टारगेट किलिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और जो जासूस बचे हुए हैं उनको एक बहुत सख्त मैसेज कि जांच आप तक भी पहुंचेगी। तो पहले खुफिया नेटवर्क तबाह की जाएगी, जितने एजेंट पकड़े गए उनको फांसी दी गई, उनके साथ सीआईए मोसाद का वर्षों से बनाया नेटवर्क खत्म हो गया। नए एजेंट भर्ती करना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि अंजाम सबको पता है। दूसरा है कि भविष्य की टारगेट किलिंग मुश्किल हो जाएगी। इजराइल जासूसी के आरोप पर ईरान की टिप्पणियों पर शायद ही कभी
प्रतिक्रिया देता है, लेकिन 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका है। तीसरी बड़ी दिक्कत यह है कि मनोवैज्ञानिक संदेश भी जाएगा, एक प्रेशर बनेगा। ईरान के बाकी जो लोग हैं जो इस्राएल अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उनको क्लियर वार्निंग है कि अगर जासूसी की तो हश्र यही होगा। और यही डर सबसे बड़ा एंटी एस्पियोनाज हथियार है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हम होर्मुज हमारा परमाणु हथियार है, यानी ईरान को एहसास हो गया कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं भीतर है, और उस ताकत को बचाने के लिए घर के दुश्मनों का सफाया बहुत जरूरी है। इन फांसियों ने हाल के हफ्तों में लगभग 30 लोगों को फांसी के करीब पहुंचा दिया है। इनमें राजनीतिक गतिविधि, सुरक्षा अपराध और जनवरी प्रोटेस्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। और ईरान एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा है, होर्मुज में अमेरिका से, आसमान में इस्राएल से, और अपने घर के अंदर जासूसों के नेटवर्क से। फांसियों का सिलसिला सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि एक सफाई भी है। बकौल ईरान जानता है कि जब तक भीतर जासूस मौजूद रहेंगे तब तक बाहर से सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती है। खामनेई को मारा, परमाणु वैज्ञानिकों को मरवाया, और अब ईरान उन गद्दारों का हिसाब कर रहा है, एक एक करके बदला ले रहा है। ईरान का यह ऑपरेशन अभी लंबा चलेगा और ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी जासूस को, किसी भी एजेंट को, किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष में सब कुछ एक ही जगह पर आकर टिक गया है। उस जगह का नाम है होर्मुज। होर्मुज पर ईरान का पहले से कब्जा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उस रास्ते पर ईरान दखल देना बंद कर दे, और यही सबसे बड़े बवाल की जड़ है। होर्मुज में स्थिति ऐसी बनी हुई कि अमेरिका भी होर्मुज को समझ नहीं पा रहा है। क्या होर्मुज में ईरान कोई काला जादू कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी विमान जाते तो हैं लेकिन लौटते नहीं हैं? क्या ईरान इन्हें मार गिरा रहा है? आखिर अमेरिकी विमान अचानक से होर्मुज में गायब क्यों हो रहे हैं? एक के बाद एक अमेरिकी विमान के नष्ट होने की खबर आ रही है। जो सबसे ताजा खबर है वो है F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट की, जो होर्मुज के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था, और अचानक उसने रेड सिग्नल दिया, और फिर अचानक से जेट गायब हो गया। गायब होने से पहले कहते हैं F-35 एडवांस्ड फाइटर जेट ने 7700 कोड भी भेजा। इसका मतलब होता है कि वो खतरे की स्थिति में है। तो क्या होर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक आसमान बन चुका है, जहां से इक्का दुक्का फाइटर जेट नहीं, कई सारे विमान गायब हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर गायब हो चुके हैं? लेकिन ईरान का दावा है कि होर्मुज में एक फाइटर जेट आया था जिसको हमने मार गिराया, लेकिन अमेरिका इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये बात नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए आपको एआई वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विमानों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये F-35 विमान की है, जो कि अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन इस विमान को होर्मुज की खाड़ी में मार गिराया गया है, यह दावा है ईरान का। अमेरिका की जिस तेज तर्रार फाइटर जेट को मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी जरा ताकत भी जान लीजिए। ये 5th जनरेशन का सबसे हाईटेक फाइटर जेट है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चलता फिरता उड़ता हुआ हमला करने वाला कंप्यूटर है, जो दुश्मन को बिना पता चले हमला करने में सक्षम है। रेडार की पकड़ में भी नहीं आता है। एक और खासियत है, इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवे नहीं चाहिए होते। ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। ये बहुत शक्तिशाली
और बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है। अमेरिका दावा करता है कि आसमान में एक बार F-35 आ जाए तो दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। क्या है इसकी खासियत, यह भी जान लीजिए। यह 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। कहते हैं ये उड़ता हुआ कंप्यूटर है जो दुश्मन को बिना पता चले साफ कर देता है। इसकी बनावट और इसकी कोटिंग रेडार तरंगों को सोख लेती है, जिससे दुश्मन के रेडार पर दिखाई नहीं देता। इसके सभी सेंसर्स आपस में जुड़े होते हैं। पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यह अपने अंदरूनी हिस्से में हथियार छिपा कर ले जाता है। यह फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बनी है। जरूरत पड़ने पर बाहरी पंखों को भी भारी हथियार से लैस किया जा सकता है। इसका पायलट एक हाईटेक हेलमेट पहनता है, जिसके जरिए वो विमान के आर पार देख सकता है और केवल देखकर ही वो टारगेट को लॉक कर सकता है। क्या क्या कर सकता है ये बता दिया इस विमान ने हमने। अब ईरान ने कई विमानों को अब तक जमींदोज किया है। इसकी कहानी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में पहले भी बताई है, लेकिन आज हुर्मुज में जो प्लेन तबाह हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। F-35 लाइटनिंग के अलावा कई जहाज को ईरान ने तबाह किया। ईरान से जंग के बाद अमेरिका हर बार हुर्मुज की निगरानी और जासूसी करने के लिए विमान, ड्रोन और जहाज भेज रहा है, लेकिन हुर्मुज में आने के बाद ये विमान, जहाज, ड्रोन सब के सब IRGC के निशाने पर आ जाते हैं। अब 4 तस्वीर हमने आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी ताकत को डुबो कर मारा है और किस तरह से नुकसान अमेरिका को दिया है। ये वो जख्म है जिसे अमेरिका शायद कभी नहीं भूल पाएगा। F-35 लाइटनिंग हो, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो, KC-46 पेगासस हो या MQ-9 ट्राइटन ड्रोन हो। 10 मई को F-35 के मार गिराए जाने की खबर आई। 5 मई को KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराए जाने की खबर आई। यह भी गायब हो गया, यह भी नहीं मिला। KC-46A पेगासस 5 मई 2026 और MQ-9 4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल 2026 से गायब है। ईरान का दावा है कि हुर्मुज में इन जहाजों को उसने डुबो दिया है। अमेरिका यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ये विमान अभी गायब हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो उड़ता हुआ एक गैस स्टेशन है, मतलब कि एक तरह से पेट्रोल पंप आप कह लीजिए, यह अरब की खाड़ी के ऊपर से गायब हो गया। 5 मई 2026 को विमान गायब हुआ था। यह विमान हवा में ही लड़ाकू जेट्स को ईंधन भर देता है। KC-46A पेगासस 5 मई 2026 को इसने रेड सिग्नल भेजा और उसके बाद से अचानक गायब हो गया। KC-46A पेगासस हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर विमान है। हवा में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है, सैनिकों को लाने ले जाने और हवाई चिकित्सा निकासी का भी काम करता है। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अमेरिकी नौसेना का एक उन्नत मानव रहित ड्रोन है। समुद्र के ऊपर लंबी दूरी की जासूसी करने में सक्षम है। खुफिया जानकारी और निगरानी और टोही का काम करता है। यह 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ता है। 24 घंटे से ज्यादा उड़कर समुद्री लक्ष्यों को ट्रैक करता है। समुद्र और तटीय क्षेत्रों की रियल टाइम नेविगेशन करता है। दुश्मन जहाजों की गति, स्थान का पता लगाता है। बिना दुश्मन के रडार में आए यह महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करता है और कमांड सेंटर को भेजता है। यानी अमेरिका की हवाई ताकत को हुर्मुज में ईरान ने धूल चटा दिया है और कहते हैं हवाई ताकत की कमर तोड़कर रख दी है ईरान ने। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार ईरान ये कर कैसे ले रहा है। ईरान पर तो 1979 से सैंक्शन है। ईरान को कभी कोई तकनीक यूरोपीय देशों और अमेरिका ने नहीं दी। तो यहां गेम क्या है? ईरान 3 तरफ से हमला कर रहा है। पहला है मिसाइल और सैम सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम एक F-35 को ईरानी सरफेस टू एयर यानी कि सैम सिस्टम ने, सैम मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरान के पास रूसी और चीनी तकनीक है और इन्हीं तकनीकों को मिलाकर एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है जो काफी उन्नत माना जा रहा है। दूसरा है GPS जैमिंग और स्पूफिंग।
पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और जीपीएस जैमिंग देखी गई, जिसने समुद्री और हवाई टैंकर सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया। जीपीएस जैमिंग में ईरान दुनिया के अव्वल देशों में है। इससे विमान अंधे हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कहां होते हैं। और तीसरा है ड्रोन हमले। ईरान ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। ईरान ने हाल ही में कतर, यूएई और कुवैत में भी अटैक किए। यूएई ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन यह साबित करता है कि ईरान मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है और हर फ्रंट पर ईरान मोर्चा संभाल रहा है। जंग तीसरे महीने में है, 73 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ईरान सरेंडर करने के मूड में है। और जंग में ईरान जीत रहा है ऐसा लगने लगा है। हर बार उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ठुकाई की और ऐसा लगता है कि ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है जो सुपर पावर से टकरा जाए। 3 महीने से युद्ध लगातार जारी है, हथियारों की कोई कमी ना हो और सुपर पावर को सोचना पड़ जाए, यानी कि अमेरिका को सोचना पड़ जाए इस बारे में, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान है। अलग अलग रिपोर्ट ये बताती हैं कि इस संघर्ष में अमेरिका के कुल 35 से ज्यादा मानव रहित विमान, ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। इनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट भी हैं। मार्च 12 को पश्चिमी इराक के ऊपर एक KC-135 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सभी क्रू के 6 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, करीब 200 से ज्यादा घायल। ये वो आंकड़े हैं जो अमेरिका बता रहा है। ईरान के हिसाब से तो कई सैनिक मारे गए। हालांकि ट्रंप और पीट हेग्सेथ अभी तक अमेरिका को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान की लड़ाई में कितने लोग मारे गए। जंग के 73 दिन हो चुके हैं। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई समेत कई नेताओं को हमला कर मार दिया, लेकिन अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ। ईरान ने खोया बहुत कुछ, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साख पर धब्बा और बट्टा दोनों लगा दिया है। आपको याद होगा पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया था कि होर्मुज में जो भी माइंस डाल रहा है उसे मार गिराओ, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। तो क्या यह जंग अमेरिका के लिए अब कब्रगाह साबित होगी? अमेरिका का F-35 अजेय माना जाता था। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर होर्मुज के ऊपर से सब 7700 कोड भेजकर गायब हो जा रहे हैं। ईरान शायद हर विमान को मिसाइल से नहीं मार रहा, वो जीपीएस जैम कर रहा है, रेडार अंधा कर रहा है और मनोवैज्ञानिक दबाव अमेरिकी पायलट्स पर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका कहता है कि हम जीत चुके हैं और ईरान कह रहा है कि देखो तुम्हारे विमान कहां हैं, होर्मुज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप, एक तस्वीर देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिखाने की कोशिश की कि बाइडेन और ओबामा के सरकार में ईरानी शिप समंदर में थे और उनके सरकार में ईरानी शिप को समंदर में डुबो दिया गया है। यह पोस्ट जरा फुल स्क्रीन देखिए, इससे आप ट्रंप का माइंडसेट समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा जबकि है नहीं। तो ओबामा और बाइडेन के टाइम पे होर्मुज में जहाज ही जहाज, लेकिन ट्रंप के टाइम में सारे जहाज पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यह दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति पोस्ट कर ये बता रहे हैं कि ईरानी शिप समंदर की तलहटी में है, लेकिन ईरान बार बार अमेरिकी जेट्स और ड्रोन को मार गिरा रहा है, तो किसके दावे में सच्चाई है? जाहिर सी बात ईरान के दावे में सच्चाई है। होर्मुज में अमेरिका खुद सुरक्षित नहीं है, जबकि वो खुद को अजेय मानता है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ईरान में ऑपरेशन पायलट चला रहा था, तब विमानों को खुद अमेरिका ने जला दिया था, क्योंकि उस समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिका को लगा कि ईरान के हाथ लग गया तो परेशानी बढ़ सकती है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आखिर ईरान अमेरिकी जहाजों को कैसे निशाना बना रहा है? एक तरफ धुआंधार तकनीक, दूसरी तरफ खाली हाथ, फिर भी ईरान महाबली है। चलिए आपको बताते हैं कि सीन क्या है।
ईरान ने अपने IRST सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और यही IRST सिस्टम अमेरिका और इजराइल के लिए जी का जंजाल है। इसे कहते हैं इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये दुश्मन के जहाजों को ट्रैक करता है, जहाज के टेम्परेचर को मापता है और टेम्परेचर रीड करने के बाद ये सीधे करता है अटैक। अमेरिकी स्टेल्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट बहुत बढ़ जाती है और इसी हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है। हीट की वजह से ही ये विमान IRST के निशाने पर आ जाते हैं और फिर ईरान कर देता है खेल। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंपैक्ट ये हो रहा है कि अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका क्या बेचता है? बड़े पैमाने पर बेचता तो कई चीजें हैं। अमेरिका बेचता है डिफेंस का सामान और IT। ये दो अमेरिकी इकोनॉमी के बैकबोन हैं। लेकिन जब हथियार ही सवालों के दायरे में हो तो आपके डिफेंस प्रोडक्ट पर विश्वास कौन करेगा? जिस तरह से ईरान की जंग में अमेरिकी हथियार एक्सपोज हुए हैं, उससे कई देश अमेरिकी हथियार खरीदने से मना कर रहे हैं। यूरोप के कई देश हैं जो अमेरिका से हथियार नहीं खरीदना चाहते। रूस, चीन, फ्रांस हथियारों के बाजार का नया खिलाड़ी है और एक एकदम यंग प्लेयर है इंडिया। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 40,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं और हम 50,000 करोड़ तक हमें लेकर जाना है। तो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास इस वक्त। लेकिन अमेरिका के लिए क्या है? अमेरिका के लिए तो इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान जबरदस्त तरीके से रेल रहा है और इसी वजह से अमेरिका होर्मुज में एंट्री लेने से डर रहा है। कई बार अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने फायरिंग भी की, लेकिन होर्मुज खुलवाने में वो आज भी नाकाम रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करके कहते हैं कि भाई देखिए हमने क्या किया, इनके शिप्स को पानी के अंदर डाल दिया है। भाई आप जंग जीत गए, आप शिप्स को पानी के अंदर डाल चुके हैं, आपने नेवी खत्म कर दिया, आपने एयरफोर्स खत्म कर दिया, आपने ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी, तो आप ईरान में जा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप थोड़ा जाइए तो सही पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में, जरा देखिए तो वहां समंदर का टेम्परेचर क्या है। ये नहीं जा सकते। जाने की कोशिश की थी 2 दिन पहले, 3 जहाज जा रहे थे अमेरिकी युद्धपोत के, बैरंग वापस लौटे हैं जैसे हमला शुरू हुआ। लेकिन अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी जो की है उसको 1 महीने होने वाले हैं। लेकिन इस 1 महीने की नाकेबंदी के बावजूद अमेरिका आज तक होर्मुज नहीं खुलवा पाया। अमेरिकी युद्धपोत के करीब 15 से अधिक जहाज हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मिडिल ईस्ट एरिया में मौजूद हैं। बावजूद इसके अमेरिका बीते 1 महीने से टाल मटोल कर रहा है कि बात कर लेंगे, डील कर लेंगे, बैठ जाते हैं। ईरान शर्तें नहीं मान रहा है, ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं कर रहा है, ईरान जो है वो मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं कर रहा है, ईरान होर्मुज पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन होर्मुज की इस लड़ाई की वजह से इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तबाही है। कई देशों में गैस और तेल की कमी है, कई देशों में लोगों को 2 जून की रोटी मयसर नहीं है। और जिम्मेदार कौन है? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप। देखना होगा कि होर्मुज क्या अमेरिका खुलवा पाता है, क्या दुनिया के लिए यहां शांति की राह अख्तियार की जाती है, या फिर यह होर्मुज का संकट अभी और बढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होर्मुज का यह इलाका वैश्विक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड वॉर कहते हैं। मैंने कभी वर्ल्ड वॉर को लेकर स्पेकुलेशन नहीं किया या फिर मैंने वॉर मॉन्गरिंग भी नहीं की, लेकिन अब जो खतरा दिख रहा है वो रियल थ्रेट है। रियल थ्रेट कैसे है? पहले आप ये तस्वीर देखिए, किस तरह से वहां जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। बीच समंदर में जहाज धू धू करके चल रहे हैं।
तो होर्मुज कैसे वैश्विक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है, ये मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। होर्मुज को लेकर अब यूरोपीय देश एक्टिव हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने युद्धपोत भेज दिए हैं, जिससे इस इलाके में वैश्विक टकराव की आशंका बन रही है। ईरान ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि आप आ तो गए हैं, लेकिन होर्मुज की तरफ बढ़े तो आप पर हमला होगा। हम किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे, जो भी होर्मुज में आएगा वो मार खाएगा। दक्षिण कोरियाई जहाज पर हमले ने वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते को और अधिक खतरनाक बना दिया है। ईरान ने चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि किसी भी देश की होर्मुज में एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या होर्मुज वर्ल्ड वॉर का सीन बनाएगा? क्या ईरान पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ेगा? ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया की मीडियम से एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज में फ्रांसीसी और ब्रिटिश जहाजों की मौजूदगी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। उप विदेश मंत्री के मुताबिक अगर ये देश अमेरिका की किसी भी कार्रवाई में अवैध सहयोग करते हैं या एक भी कदम बढ़ाते हैं तो ईरानी सशस्त्र बल इसका तत्काल, ताकतवर और निर्णायक जवाब देंगे। ब्रिटेन और फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर युद्धपोत भेजने का ऐलान किया था और इस इलाके से फंसे हुए शिप्स को निकालने की बात कही थी। जंग थमी नहीं, लेकिन जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। समंदर में तेल फैल रहा है, आसमान में लड़ाकू विमान लापता हो रहे हैं। होर्मुज को लेकर यूरोपीय देश पहुंच रहे हैं, यूरोप भी ललकार रहा है कि अंजाम भुगतना होगा। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नली पर नई जंग का दरवाजा खुल गया है। फ्रांस का परमाणु चालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डिगॉल लाल सागर की तरफ बढ़ रहा है। होर्मुज में शिपिंग की स्वतंत्रता बहाल करने के संभावित मिशन के लिए ब्रिटेन ने भी अपने HMS ड्रैगन टाइप 45 डिस्ट्रॉयर को मैदान में उतार दिया है। इधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ साफ चेतावनी दे दी है और कहा है कि होर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह ईरान की प्रॉपर्टी है, यह ईरान का इलाका है। यह एक संवेदनशील जलमार्ग है जो तटीय राज्यों से सटा हुआ है। केवल ईरान ही इसकी सुरक्षा स्थापित कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस 40 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय मिशन बना चुके हैं। कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम का कहना है कि जहाज केवल युद्ध विराम के बाद होर्मुज में प्रवेश करेंगे, प्री पोजीशन में वो तैनात रहेंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। ईरान कह रहा है कि युद्धकाल हो या शांतिकाल, कोई भी देश होर्मुज में नहीं आ सकता है अपने युद्धपोत के साथ। अगर होर्मुज में आया तो फिर हमले होंगे। तो क्या होर्मुज में वर्ल्ड वॉर पकता हुआ दिख रहा है? होर्मुज में क्या स्थिति बन गई है, अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने होर्मुज और ईरान के सामने गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगाकर व्यापार ठप कर दिया है, जिससे ईरान के ऊपर काफी असर हो रहा है। ईरान बार बार अमेरिकी घेरेबंदी का कड़ा विरोध कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने युद्धपोत इस इलाके में भेज चुके हैं। ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि हमारे मामले से दूर रहो, दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बाहरी दखल हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर आपत्ति जताई है। इन देशों का कहना है कि होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अमेरिका का जानबूझकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। उधर ईरान का तेल स्टॉक भी फुल हो चुका है और ईरान ने अपने तेल को समंदर में गिराना शुरू कर दिया है। अब इससे क्या होने वाला है, प्रॉब्लम क्या बढ़ेगी, यह भी जान लीजिए। जब होर्मुज में तेल फैलेगा तो असर 3 लेवल पर होगा। पर्यावरण तबाह होगी। फारस की खाड़ी में एक अर्धबंद समुद्र है। यहां तेल फैलने की वजह से मछलियां और समुद्री जीव बड़े पैमाने पर मारे जा सकते हैं। खाड़ी देशों का पेयजल समुद्री खतरे में आ जाएगा, क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए खाड़ी देश समंदर का पानी ही मीठा करके पीते हैं। तेल फैलते ही पर्यावरण संगठन, यूरोपीय देश और एशियाई राष्ट्र अमेरिका पर दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि जंग फौरन बंद होनी चाहिए। और ईरान यही चाहता है।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने के लिए बेकरार हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ समझौता हो जाए और वो शांति से जंग खत्म करके इस इलाके से जाएं। इसलिए ट्रंप बार बार डील की बात कर रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं? 6 मई 2026 को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया और कहा कि भाई हम जो है यहां जो जहाज फंसे हुए हैं इनको बाहर ले जाएंगे। होर्मुज खोलने के लिए नौसैनिक अभियान की शुरुआत की, लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया, जहाजों को, अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया, तो इस मिशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ईरान ने कहा कि अमेरिका सरेंडर कर चुका है, अमेरिका की ताकत नहीं है कि वो होर्मुज खुलवा ले। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से होर्मुज को कंट्रोल करने की मांग की और कहा कि जिन देशों के जहाज फंसे हुए हैं वो अपने सैनिक भेजे और अपने जहाज को निकाल कर ले जाएं। यह अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। पहले अमेरिका हर मामले में चौधरी बनता है, फिर बाद में जब अमेरिका पिट जाता है उस मामले में, तो फिर हाथ झाड़कर वापस आता है और कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अब होर्मुज के मामले में ऐसा ही हो रहा है। इधर इजराइल और अमेरिका के बीच भी कुछ ठीक नहीं है हालात। समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इजरायली विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि जेरूशलम की 4 रेड लाइंस हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाना, हिजबुल्लाह और हमास के पुनर्निर्माण को रोकना और ईरान को राजनीतिक वैधता न मिलने देना। लेकिन ट्रंप इनमें से कुछ पर समझौता करने को तैयार तो दिखते हैं, लेकिन कुछ पर नहीं। और यही वो दरार है जो इजराइल को बेचैन कर रहा है। जब ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम और ऑपरेशन फ्यूरी रोकते हैं और ईरान से डील की बात करते हैं, तो इजराइल को डर लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में उसे अकेला छोड़ सकता है। और इसे इजराइल कह रहा है कि हम अपनी निर्भरता को कम करेंगे। उधर ईरान के संसद के उपाध्यक्ष ने कहा है कि होर्मुज ही हमारा न्यूक्लियर वेपन है। कैसे हमने होर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया को फंसा लिया है। यह महज एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि वो हथियार है जिसे ईरान ने पूरी दुनिया की गर्दन पर रखा हुआ है। होर्मुज से हर महीने औसतन 3000 जहाज निकलते थे, तेल, उर्वरक, गैस लेकर। अप्रैल 2026 का आंकड़ा आप जानेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 191 जहाज गुजरे हैं, यानी केवल 5% ट्रैफिक। 95% दुनिया की जो ऊर्जा आपूर्ति वो ठप है। पुतिन और शी जिनपिंग कभी खुलकर यह बात नहीं कहेंगे कि ईरान होर्मुज खोल दे, लेकिन वो ईरान को गिरने भी नहीं देंगे। चाहे वो वीटो को लेकर हो, तेल खरीद को लेकर हो, कूटनीतिक ढाल हो, ये सब उनका हथियार है। अमेरिका और इजराइल की साख का यह असली इम्तिहान नहीं है कि वो ईरान को हराएं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तो अब असली चैलेंज ये है कि वो होर्मुज कैसे खुलवाएं, अमेरिका पर दबाव कैसे बनाएं। अमेरिका ने जो गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगाया उसको कैसे हटाएं। क्योंकि एक पॉइंट में यहां पर जाते जाते आपके लिए मेंशन करना चाहूंगा, जब अमेरिका और ईरान में सीज फायर हुआ तब ईरान ने होर्मुज को खोल दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ईरान ने होर्मुज को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि अमेरिका ने ओमान से अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया था। तो आज अगर होर्मुज दोबारा बंद है तो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और अमेरिका की उन नीतियों की वजह से जिसकी वजह से उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड डाला है, जिसका खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। पूरी दुनिया परेशान है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।